नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबर जिन पर चर्चा जरूरी है। चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की चर्चा, और वो पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि टीएमसी टूट के कगार पर पहुंच गई है। तो क्या भतीजे के मोह में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में विद्रोह हो रहा है, या इसके पीछे और क्या क्या कारण है, इसकी पड़ताल करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ विशेष चर्चा में। और इसके बाद बात करेंगे कि विपक्षी इंडी गठबंधन, अब उस पर एक बार फिर से काम हो रहा है। और इस काम को सबसे ज्यादा चाह कौन रही है? ममता बनर्जी, जो इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में है। तो अब दिल्ली में एक कोशिश फिर से होगी। वो कितनी कोशिश कामयाब होगी और क्या पीछे हुआ, ये सब करेंगे बात। फिर बात करेंगे कर्नाटक पर। कर्नाटक में आप जानते हैं कि सीएम की कुर्सी पर 3 साल कह लीजिए, हालांकि सबसे ज्यादा जिस समय सरकार बननी थी उस समय भी हुई थी, और पिछले 1 साल से तो ना जाने कितनी उठापटक हुई है। अब जो उठापटक हो रही है वो मंत्री पद को लेकर, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा कह रहा है मुसलमानों ने वोट दिया है तो दीजिए, 1 उप मुख्यमंत्री दीजिए, 5 मंत्री दीजिए, और बाकी जातियां भी, वो कालिंगा हो, लिंगायत हो या बाकी। और इस बीच दोनों गुट भी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का गुट। तो ये सारी बातों पर करेंगे पड़ताल, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति लाभार्थियों के साथ किया संवाद। कहा, सरकार आदिवासी छात्रों के लिए लगातार प्रयासरत, देश के विकास के लिए समाज के हर वर्ग के विकास को बताया जरूरी। भारत दौरे पर दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। व्यापार, निवेश और एमएसएमई समेत अहम मुद्दों पर चर्चा। ऐतिहासिक व्यापारिक समझौतों की कड़ी में एक और उपलब्धि, भारत यूके एफटीए लागू करने पर दिल्ली में आज अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार सचिव के बीच अहम चर्चा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 और जज। सीजेआई सूर्यकांत ने दिलाई नए न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ। शीर्ष अदालत में अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37। केंद्र सरकार ने आप्रवासन और विदेशी नागरिक संबंधी नियमों 2025 में किया बड़ा बदलाव। विदेशी नागरिकों के लिए 180 दिनों से अधिक प्रवास अवधि बीतने से पहले पंजीकरण अब जरूरी। और सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी में बिखराव का सिलसिला तेज। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सड़क पर उतरने का ऐलान। पार्टी को एकजुट रखने की उनके सामने बड़ी चुनौती। पार्टी के 2 विधायक ने असेंबली स्पीकर से विधायकों के फर्जी दस्तखत होने का लगाया था आरोप। सरकार ने जांच के दिए हैं आदेश। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले जिस खबर पर हम सबसे बड़ी चर्चा करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल की खबर है, क्योंकि टीएमसी क्या टूट की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि जिस तरह की खबरें टीएमसी के अंदर से आ रही हैं लगातार, कोई ये खबर नहीं, लगातार 4 मई के बाद से जो खबरें आ रही हैं, तो क्या भतीजे के मोह में, अभिषेक बनर्जी के मोह में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में विद्रोह है क्या? ये कारण है क्या? पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में खुद को अजय मानने वाली ममता बनर्जी की पार्टी इतनी जल्दी बिखरने लगेगी, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के मुंह में ममता बनर्जी अपने पुराने साथियों और समर्पित कार्यकर्ताओं का भरोसा खो चुकी हैं। सत्ता का अहंकार पिघला तो जो लोग डर के कारण जिंदाबाद जिंदाबाद पहले कर रहे थे, वो आज सड़क पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद टीएमसी अपने सबसे गंभीर संकट का सामना करती हुई अब नजर आ रही है। पार्टी के भीतर बगावत, सड़क पर सिंडिकेट से पैसा वसूलते लोग, कुछ विधायकों की सीक्रेट बैठकों ने इस चर्चा को गर्म कर दिया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में क्या पुरानी बात होने वाली है। टीएमसी ने ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा 2 विधायकों को कल सस्पेंड कर दिया था। अब खबर है कि यही ऋतुव्रत बनर्जी नई पार्टी बना सकते हैं। आरोप है कि टीएमसी विधायकों के फर्जी दस्तखत करके अभिषेक बनर्जी अपने पसंद के प्रतिपक्ष के नेता बनाना चाहते थे। कुछ विधायकों ने अपनी फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत कर दी थी। पूछताछ अब अभिषेक बनर्जी से इसी मामले में होनी है। आज ममता बनर्जी के सामने अपनी पार्टी टीएमसी को बिखरने से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती आ पड़ी है। ममता बनर्जी शुभेंदु सरकार पर पोस्ट पोल वायलेंस की आरोप लगा रही हैं।
लेकिन टीएमसी के लोग अभिषेक बनर्जी की करतूतों का खुद ही हवाला दे रहे हैं। सड़क पर विरोध तो चोर चोर के नारे तक सीमित है, लेकिन आंतरिक विद्रोह जो टीएमसी के अंदर है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सांसद, विधायक, पार्षद टीएमसी पार्टी को छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी टेंशन टीएमसी को बचाए रखने की है। ममता ने पार्टी की बैठक रखी थी, अब देखिए इसमें 80 में से सिर्फ 60 विधायक तो पहुंचे ही नहीं, 20 पहुंचे, उनको भी गाड़ी भेज भेज कर मंगाना पड़ा था। इससे पहले 2 मौकों पर भी टीएमसी के कुछ विधायकों ने गच्चा दे दिया था ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर टीएमसी को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसे और पुलिस से टीएमसी को तोड़ा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्लियर कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल फिलहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तृणमूलाइजेशन कभी नहीं होगा, यानी कि तृणमूल के लोगों को इधर एंट्री नहीं मिलेगी। आज ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरने का आह्वान आज उन्होंने किया था, लेकिन दावा है कि उन्हें इसका परमिशन नहीं मिला। अब ममता दिल्ली में धरना देंगी और 2 बजे से 4 बजे तक उनको शायद परमिशन मिल गया है ममता बनर्जी को, तो वो कोलकाता में आज धरना देंगी। उसके बाद दिल्ली का भी प्रोग्राम है। तो जाहिर है कि ममता अपने स्ट्रीट फाइटर की पुरानी इमेज से पार्टी में जोश भरना चाहती हैं एक बार फिर से, लेकिन टीएमसी में विधायक ही अपने नेता पर जब भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है तो मुश्किल कितनी बड़ी है आप समझ सकते हैं। ममता बनर्जी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है ये आप समझ सकते हैं। तो जो कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर और पश्चिम बंगाल में, इस पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी में अब विधायकों की बैठक में लोग आ ही नहीं रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी विधायकों की बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। और भाजपा के एक और नेता राहुल सिन्हा का कहना है कि धरना देने के लिए अनुमति मिलेगी ममता बनर्जी को, टीएमसी को, या नहीं, ये तो पुलिस तय करती है। देखिए, बात है प्रोटेस्ट करने का मंशा उनका है तो प्रोटेस्ट करे, उसका परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक पुलिस तय करे। इसीलिए वो कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, तो पुलिस का परमिशन होगा तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। और वह दूसरी तरफ टीएमसी के नेता कुणाल घोष का कहना है कि जिन 2 लोगों को निष्कासित किया गया, 2 विधायकों को, वो दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस का एमएलए ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन शाह को पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज ये एलिगेशन में एक्सपेल कर दिया। और आज ही ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो ये बता दिया कि पार्टी के अंदर से वो दोनों कैसे स्पीकर को खत लिखा। अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। अब आपको सुनवाते हैं टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता की बात। उन्होंने कहा, दोनों विधायकों ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर दावा किया है कि उनके हस्ताक्षर जाली किए गए हैं, इसीलिए टीएमसी ने इन दोनों विधायकों को निकाल दिया। साथ ही उनका यह भी दावा है कि 50 विधायक उनके साथ हैं, जो 2 विधायक निकाले गए उनके साथ, और अब असली तृणमूल कांग्रेस वही है। जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। और मैंने बीजेपी को धन्यवाद बोला था, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दो। आज तो आई स्टैंड विंडिकेटेड। ये सब कुछ टीएमसी के अंदर चल रहा है, लेकिन आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या ये लोग अलग गुट बनाएंगे या बीजेपी में जाएंगे। तो बीजेपी में जाने की बात को वहां पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने पूरी तरह खारिज किया। किन शब्दों में, सुनिए।
जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते। तो आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं तृणमूलीकरण नहीं होगा। ये तृणमूलीकरण, आप इस शब्द को थोड़ा तोड़ के देख लीजिए तो ये कि भाई तृणमूल के लोगों को आकर के यहाँ पूरी तरह से नहीं, हम जो है पूरा दरवाजा खोल देंगे कि आते जाओ सब आ जाओ, ये बीजेपी कह रही है। बहरहाल क्या हो रहा है और टीएमसी टूट की कगार पर पहुंची क्यों, क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनंत अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में एहतशामुल हक साहब, राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, और विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक यहीं पर हैं। आज मुझे कहा गया है कि एहतशामुल साहब को क्योंकि कहीं जल्दी जाना है, मैं पहले एहतशामुल साहब का ही नजरिया ले लेता हूं। एहतशामुल साहब बताइए, क्या दिक्कत है, किसका दावा सही? ये जो रिजू दत्ता कह रहे हैं, 2 निष्कासित विधायक कह रहे हैं, आप तो क्योंकि आप तृणमूल के समर्थक हैं तो आप तो दोनों पक्षों की बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, समझते होंगे, सुनते होंगे। ये बताइए कि ये फर्जी सिग्नेचर की क्या जरूरत थी दादा? बताइए कि 80 विधायकों में से कितना, 41 विधायक चाहिए, 41 विधायक अगर लिख के दे दें कि हम XYZ को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते, इतना ही काफी था। क्यों ये फर्जी सिग्नेचर करके आ बैल मुझे मार, ये वाला पंगा ले लिया अभिषेक बनर्जी ने? लालचंद जी, कहीं न कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है हमारी पार्टी का, जो भी बिल्कुल ये निर्णय लिए हैं, इसलिए इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इस वजह का तमाम यहाँ सर्वसम्मति के साथ में विधायक दल का नेता चुना जाता है, अपोजिशन का लीडर चुना जाता है, लेकिन किसी से सर्वसम्मति, वही बात है कि हमारी पार्टी में अंदरूनी खिलाफ बहुत दिनों से चल रही थी, जो सामने आई है। और आपने देखा होगा जिस हिसाब से डुप्लीकेट सिग्नेचर के वजह करके जो 10 आदमी का नाम साइन हुआ है, तो उसके वजह कर जिसमें संदीपन शाह और ये ऋतु ब्रतो, वो दोनों आदमी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है इन दोनों के साथ में 50 और भी विधायक संपर्क में है, और खुफिया मीटिंग इन लोगों का समझ लिए कल हुआ है, और आपसी में इन लोग में ये तालमेल हुआ है कि हम लोग अलग नई तृणमूल मतलब बनाएंगे। आप जो है आप हमारे घर में ये परिस्थिति हो गया लालचंद जी, मैं बता नहीं सकता हूँ कि लोग अपने घर को छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कहीं न कहीं ये, अरे भाई जनता ने जनादेश आपको विपक्ष में बैठाने का रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमें लगता जैसे है बाकी राज्यों में होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा, बिल्कुल। अच्छा दादा, आपने जैसे कहा कि वो दोनों विधायक ये दावा कर रहे हैं कि 50 लोग उनके साथ हैं, और अभी जो एक बैठक बुलाई गई थी उसमें 60 विधायक नहीं आए थे, तो क्या ये दोनों चीजें मैच करती हैं आपस में? और विनोद जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी बंगाल में, कलकत्ता में है, जी भी पूछ रहे हैं। आप कलकत्ता में हैं अभी दादा? कोलकाता में कोलकाता में होगी। अच्छा, तो आज जो ममता बनर्जी का धरना है, और उस धरने में मैं जितने विधायक एमपीज को पहचान पा रहा हूं उसमें से सिर्फ 2 एमपी है, और मुश्किल से मुझे लगा, ये सौरभ बताएगा कि 10 विधायक भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये आप 20 मान लीजिए, 60 तो उसी परसों के ही मीटिंग में संडे के ममता बनर्जी के घर पे भी नहीं पहुंचे, वो तो विधायकों की बात थी, तो आज तो ममता बनर्जी जो ये सड़क पे एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि पार्टी के विधायक, एमपी, ये सारे लोग जुटे हैं? क्योंकि मुझे तो जितने लोग दिखा उससे ज्यादा तो टेलीविजन चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर्स दिख रहे थे। आपका क्या कहना है, बताइए। बिल्कुल विनोद मिश्रा जी, मैं आपकी बात से एक मत हूँ। वहां पे 7 या 8 विधायक हमारे पास में अभी दीदी के साथ में मौजूद है, ममता बनर्जी के साथ में, और 2-1 एमपी वहां पे मौजूद है, दोलादी के जैसा जो सीनियर राज्यसभा सांसद है, और वहां पे कार्यकर्ता है बहुत सारे, जितने भी जो दीदी के साथ जाने वाले थे, जो करीबी नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो दीदी के साथ में आज अभी जो धरना मंच जो 2 घंटे का हो रहा है, उसमें बड़े बड़े नेता जो जिनके आगे पीछे समझ लिए स्कॉट चलता था, समझ लिए, लेकिन वो अभी दिख नहीं रही है। तो हम एक बात कह रहे हैं जिस हिसाब से लालचंद जी, ये सिर्फ जो है सत्ता में बैठे रहने वाले लोग हैं। दुख की इस घड़ी में दीदी के साथ रहना चाहिए,
उनका हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरा प्रिंसिपल कहता है दादा, और ये मेरा दादा मैं एक सवाल दादा से और पूछता हूं, बहुत ऑनेस्टली कर रहे हैं दादा। मुझे तमन साहब ये जानना है कि ममता बनर्जी आखिर ये धरना कर क्यों रही है? उनको अभी जनता, एक मिनट, जनादेश जो दिया है उनको विपक्ष में बैठने का, खुद वो चुनाव हार गई है, तो क्या अभिषेक बनर्जी को पे अंडे पड़े इसके लिए दीदी जो है वो अपने भतीजे के मुंह में धरने पे बैठ जाएगी? और ये भी नहीं, यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब टीएमसी के छोटे मोटे नेताओं को 4 मई के बाद निशाना बनाया गया तो ये कहा जा रहा है कि उस समय तो दीदी एकदम घर में आराम से बैठी रही, जब अपने भतीजे पर अंडे पड़े तो दीदी बाहर निकल आई, ये कहा जा रहा है। देखिए, दीदी तो एक्चुअली में जिस हिसाब से हमारे नेताओं के अंदर खौफ है, नेताओं के अंदर डर है, और 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस हिसाब से अंडे और पथराव हुआ, लोग घूसे से मारे, उसके लिए समझ लीजिए आज जो प्रोटेस्ट समझ लिए कि दीदी अभी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टेचू में वहां पूजा किए, उसके बाद हमारे गांधी जी के स्टेचू पे वहां जाके पूजा करने के बाद में सीधा धरना स्थल में आए। वो 2 घंटा का मैं आभार व्यक्त करता हूं कोलकाता पुलिस का, जो 2 घंटा समझ लिए हमारी पार्टी को मौका दिया है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि 2 घंटा कम से कम हमारी नेत्री ममता बनर्जी की बात रखी है, और ये धरना अभी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन दुख के इस घड़ी में हम समझते हैं कि जो भी लोग हैं, देखिए लाइव सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं दादा, सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं और आपकी बात सही साबित हो रही है। ममता दीदी के साथ बड़े कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। सर मैं सॉरी, माफी चाहता हूं। हाँ, मुझे पता है कि आपको जाना है, तो अब जरूर आपको जो है फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दादा, ऐसे ही जुड़ते रहिए और बातें कोलकाता से बहुत कुछ आपसे मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। एहतशामुल हक साहब जुड़े हुए थे, टीएमसी के समर्थक, और जैसा कि वहां से बता रहे थे और तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे थे, सीधी तस्वीरों में, कि बड़े गिने चुने लोग ममता दीदी के साथ वहां पर आज प्रोग्राम में, और उन्होंने तो डेटा भी दिया, कहा बस 2-1 सांसद हैं और 7-8 विधायक, 7-8 विधायक मतलब 10% विधायक, 90% विधायक आए हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। सीधे सौरभ दत्ता के पास चलते हैं, अपने संवाददाता के पास। सौरभ दत्ता ग्राउंड से हमें कुछ बताएंगे पहले कि ये ग्राउंड पर दीदी उतर रही हैं तो उससे कई सवाल उपज रहे हैं। सौरभ दत्ता को लाइए स्क्रीन पर। सौरभ दत्ता बताइए, अभी आप क्या वहीं पर हैं जहां पर ममता दीदी का ये प्रोग्राम है? क्योंकि जिस तरह से अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, बड़े गिने चुने लोग वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। सौरभ दत्ता। लालजी देखिए, नेटवर्क की वजह से थोड़ा हम वहां से हटकर आए हैं। अच्छा, और हम रिजू दत्ता जिसके बाइट भी आप सुना रहे थे उसके घर के बाहर खड़े हैं। रिजू दत्ता से बात हो रहा था, धरना मंच को लेकर भी बात हो रहा था। तो रिजू दत्ता का साफ ये कहना है कि ये जो सारे हालात है, ये हालात का कारण वो अभिषेक बनर्जी को ठहराते हैं। और जो 52 विधायक जब कल दिन भर जब बैठक किए, जो रिजू दत्ता जो दावा कर रहे हैं कि एमएलए हॉस्टल में बैठक हुआ, किसी और होटल में बैठक हुआ, उनका सबका ये कहना है कि माइनस अभिषेक बनर्जी वो तृणमूल में है, प्लस अभिषेक बनर्जी वो तृणमूल के साथ नहीं है। अच्छा, ये साफ उनका कहना है। तो ये तो ममता बनर्जी के सामने बाइनरी हो गई ना, कि पार्टी चुने कि भतीजा चुने। ममता दीदी के सामने ये बाइनरी हो गई कि पार्टी चुने या फिर भतीजा चुने। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बड़ी कड़ी परीक्षा में डालने वाली ये स्थिति है ममता बनर्जी के लिए कि कौन भतीजा चुने या फिर पार्टी चुने। क्योंकि 52 विधायक जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि आईपैक से पार्टी चलता था, पैसा देकर पोस्ट मिलता था, पैसा देकर टिकट मिलता था, वो भी 20 लाख 30 लाख 50 लाख टिकट मिलता था पैसा देकर। और ये सब बातें चलता था, और ये सब बातें जब बोलने की कोशिश किया जाता था, अगर पार्टी के भीतर बोले तो सस्पेंड, पार्टी के बाहर बोले तो पुलिस से कार्रवाई। ये था तृणमूल का स्थिति। तो सिर्फ हम समझ रहे थे कि बंगाल की जनता सिर्फ भय से है, असल में अब दिख रहा है कि तृणमूल के भीतर में भी वो भय था जी। तृणमूल के भीतर में जो विधायक थे उनको भी डरा कर धमका कर रखा गया था। तो वही अब उनका कहना है कि वही हुआ, जब शासन में आप नहीं रहे तो डर भी नहीं रहा, तो खुलकर सब बोल रहे हैं, खुलकर सब आगे आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी जब आज सड़कों पर उतरी है, उनका कहना है कि आगे चलकर ये ममता बनर्जी को तय करना होगा कि उनकी पार्टी उनको रखना है
या फिर यहां पर भी महाराष्ट्र मॉडल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, यही आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट भी है दरअसल। लेकिन महाराष्ट्र मॉडल में अनंत अमित जी, जब श्रमिक भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि तृणमूलीकरण है, तृणमूलाइजेशन है, अगर अंग्रेजी में कहें तृणमूलाइजेशन, वो बीजेपी का नहीं होने देंगे, तो क्या दरवाजा पूरी तरह बंद रहेगा या फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभार खुलेगा? और ये भी कि कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं है कि जैसे वहां एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में अलग गुट बना, उससे सहयोग लिए दिए, उस टाइप का किया जाए? क्या सोच है बीजेपी की? देखिए लाल जी, सर्वप्रथम तो जिस तरीके से हमारे पास 2/3 बहुमत है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दिल्ली में तो आवश्यकता है। दूसरी बात लाल जी, हम चुनाव के पूर्व भी कहते रहे, वो कहते हैं ना, आगे घोर अंधेरा है जब पहरेदार ही लुटेरा है। हाँ। उसकी जनता ने वहां पे सरकार में तय कर दिया। अब पार्टी में भी वही स्थिति बनने वाली है जो कि पार्टी के विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। पहली बात, कल रात ममता दीदी के लिए सबसे काली रात रही। जो ममता दीदी के कहने पे ममता दीदी लगातार रात भर जगी रही और सारे विधायकों को फोन करती रही। 52 विधायक का फोन नॉट रीचेबल रहा। वो रात, कल की रात ममता दीदी के लिए बहुत ही भयानक रात रही। और आज का दिन पश्चिम बंगाल एक नया इतिहास रचने की स्थिति में है। और जिस तरीके से ममता दीदी की ममता जो खत्म हो चुकी थी, अब ममता दीदी की तमाशा आज धर्मतल्ला में वहां के लोग बतासा बनाकर वहीं के विधायक आज एक नया इतिहास रचने वाले हैं। ये पश्चिम बंगाल का दिन आज के लिए बहुत ही राजनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। ठीक है। तमाशा इसलिए कह रहा हूं लाल जी, क्योंकि ममता दीदी आज से तमाशा नहीं कर रही है। 1977 में जब जेपी जाते हैं पश्चिम बंगाल, वो बोनट पर खड़ी होने वाली तस्वीर है ना, और वो एम्बेसडर के बोनेट के ऊपर खड़ा होकर तब लोगों को यह पता चलता है ममता दीदी भी कोई है। और यही ममता दीदी वाम दल की सरकार होती है और आत्महत्या की नौटंकी करती है। यही ममता दीदी जब रेलवे मिनिस्टर होती है तो सरकार में रहने के बावजूद लोकसभा में नौटंकी करती है। यही ममता दीदी। अनंत अमित जी, ममता बनर्जी के इस स्पिरिट की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि 2011 में 34 साल के वाम शासन को इन्होंने उखाड़ फेंका था। इतना तो क्रेडिट देना होगा इन्हीं ममता बनर्जी को। नहीं, ममता दीदी सड़क से लेकर सदन तक में जो तमाशा करती रही है, और लोकतंत्र में ऐसे तमाशा की कोई जगह नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ममता दीदी ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को भी मैं मानता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पे संघर्ष किया है और वाम की सरकार को उन्होंने बर्खास्त करा के अपनी सरकार बनाई। और समय समय पर बीजेपी ने टीएमसी का साथ लिया भी था इतिहास में, याद कीजिए, हमारे साथ वाजपेयी सरकार के दौरान। जी बिल्कुल जी, ठीक है, मैं लौटता हूं। विनोद जी, क्या ये जो जैसे वो कह रहे हैं कि भाई वहां कोलकाता में विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में तो अनंत अमित जी की पार्टी को जरूरत है तृणमूल के सांसदों की, और जिस तरह से केंद्र सरकार प्लान कर रही है परिसीमन को लेकर के, और नारी वाला जो नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक उसको लेकर के, क्या ये दरवाजा पूरी तरह बंद रख पाएगी अनंत अमित जी की पार्टी विनोद जी, या बीच बीच में खोलेगी? थोड़ा कम से कम दिल्ली के लिए खोलेगी, कोलकाता के लिए बंद रखेगी, ऐसा कुछ होगा? लाल जी, पहले आज की जो सूरत हाल है पश्चिम बंगाल की, उस पर हम बात करते हैं। दिल्ली की बात तो सेकेंडरी है अभी कि दिल्ली में उसका क्या ये होगा। एक सांसद सिर्फ अभी तक उनका रिजाइन किया है, काकोली घोष। तो अब ये है सवाल कि आखिर ममता बनर्जी को इस 15 दिन के अंदर ही आज सड़क पे आना क्यों पड़ा है? तो जिस संघर्ष की बात आप कर रहे थे कि वो ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर्स की जो भूमिका में और इमेज में लोगों के सामने में थी, वही स्ट्रीट फाइटर नंदीग्राम से लेके, और आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी किस तरह लड़ाई लड़ी, तो वो उस इमेज से लोगों को एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि ममता ही लीड कर रही है। अभी जो जितने आप कल्याण बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या टीएमसी के आज आपने जो विजुअल दिखाया है कि वो सारे सिंडिकेट मैदान में बैठ के लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं, आपने देखा है अभी। और ऐसे 1-2 जिले में नहीं, कई जिलों में वो सिंडिकेट ने जिस गरीब के लोगों से 5,000 10,000 रुपया लिया है, वो पैसा उसे वापस दे रहा है। ये क्या है? ये बताता है कि आप एक डर के माहौल में, पूरे टीएमसी की ये 15 साल की सियासत थी। और जैसे पीएम मोदी ने जो कहा, भय से भरोसे तक, देखिए
ये सिंडिकेट है और कितना उस भोले भाले गरीब लोगों से लिया और पैसे उसको वापस कर रहा है, पैसा वापस हो रहा है। अब इन चेहरों को देखिए उस माता का जिसके हाथ में वो 5,000 रुपया रख रहा है, ऐसे ये है, ये भय से भरोसे की राजनीति है और ये भय से भरोसे की ये तब्दीली यानी है। भय में पैसा उधर गया, भरोसे में वापस आया। ये देखिए यहाँ एक दूसरे जिले की आप ये देखिए, यही सिंडिकेट के लोग हैं जो लोगों को जहां जहां कट मनी लिए थे वो वापस कर रहे हैं। तो ये जरूरी था, एक बार लोगों के दिमाग से वो भय हटा तो आप ये देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये बात का इंश्योर किया कि ये कोई भय नहीं है, तो लोगों ने क्या शानदार पोलिंग की है। 93% पोलिंग का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और आप देखिए कि वो भय का आवरण जैसे टीएमसी के एमएलए और टीएमसी के नेता के ऊपर में से हटा, तो जो अभी बता रहे थे सौरभ कि ये बात पक्की है कि वो 50 विधायक इनसे अलग होना है जी। अब सवाल है कि बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है, तो बीजेपी आखिर वो क्यों अपने लोगों को ये बदनामी ले ले, और कार्यकर्ता इतने गुस्सा है बीजेपी टीएमसी के विधायक हो, कार्यकर्ता हो, अगर बीजेपी को किसी भी रूप में उनकी मदद लेने की बात करेंगे तो कार्यकर्ता शायद बीजेपी को भी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो संकट बीजेपी के ये संकट बीजेपी के सामने में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ममता के इस धरने का, धरने की बात जानने के लिए ममता सिर्फ अपने भतीजे को लेके आज का धरना सिर्फ डेडिकेटेड टू अभिषेक बनर्जी। उनको पता है कि अगर अभिषेक बनर्जी बंगाल में अपने चार दीवारी से बाहर निकलेंगे तो लोग खदेड़ेंगे। ठीक। और ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी के हाथ से टीएमसी का पूरा ये इंतजाम खत्म हो गया जी, तो आज 2-3 सांसद आप देखे थे ममता बनर्जी के पार्टी में, अगले दिन में आप पीसी और भतीजे को ही सिर्फ देखेंगे। तो ये संघर्ष की ममता बनर्जी की आखिरी कोशिश है जो आज हम लोगों ने बंगाल के सड़क लेकिन ये कोशिश क्या कामयाब होगी? क्योंकि जैसी बारिश की तस्वीरें सौरभ दत्ता जी के पास से आ रही हैं सौरभ, लग रहा है कि वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। भाई जब बारिश हो रही है आप शायद भीग भी रहे हैं, बताइए ऐसे में तो दीदी और टीएमसी भी भीग जाएगी, तो धरना कैसे होगा? 2 से 4 का समय था ना, तो अभी क्या धरना चल रहा है ऐसी बारिश में? हाँ, धरना अभी भी चल रहा है कि 5 बजे का समय दिया गया है, लेकिन आगे चल के देखना ये होगा कि ममता बनर्जी के वहां से उठती है, क्योंकि ममता बनर्जी अनप्रेडिक्टेबल है। वो चाहती है कि हमेशा वो उनके ऊपर कैमरे का फोकस रहे, तो ऐसा कुछ करो कि कैमरे का फोकस उन पर रहे। तो इसके लिए आगे चलकर वो क्या करती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, आज जो ये स्थिति है, कुछ देर पहले विनोद जी भी कह रहे थे कि ये कौन करवा रहा है। ममता बनर्जी धरना मंच से बोल रहा है कि ये बीजेपी करवा रहा है, लेकिन रिजू दत्त, ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह कह रहे हैं कि किसी को करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये टीएमसी के भीतर से आ रहा है और ये अभिषेक बनर्जी करवा रहा है। अभिषेक बनर्जी करवा रहा है मतलब वो पीछे से अभी करवा रहा है ऐसा नहीं, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, उसके वजह से ये सब हो रहा है। उसके वजह से लोग दूर जा रहे हैं। और सोनारपुर वाला जो इंसिडेंट में हुआ था, सोनारपुर वाला भी जो इंसिडेंट हुआ है लाल जी, आज तो ये भी साफ हो गया है, और यहाँ पर रिजू दत्त जो है वो भी यही बात कह रहे हैं कि वहां पर जो पुराने तृणमूल थे वो अंडा फोड़े हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर। वो वहां पर उनको मारा पीटा जो भी गया है, चाटा लगा है, वो लोग किए हैं। और देखा भी गया है कुछ दिन पहले वो वहां के टीएमसी के जो विधायक थे लाभली मित्र, उनके इर्द गिर्द थे, क्योंकि अभी सब ये प्रमाण करना चाहता है कि कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी बीजेपी है। तो जिससे बीजेपी बच रहा है, जिसके लिए समीक भट्टाचार्य ये बयानबाजी कर रहे हैं कि ये जो एक होड़ लगा है कि मैं सबसे बड़ा बीजेपी हूं, इससे बीजेपी को बचाना है। बीजेपी का तृणमूलीकरण जो है वो नहीं होगा। लेकिन तो इसी के लिए तो सब असल में अभी लाल जी, ये जो टीएमसी के जो लोग जो बीजेपी में आना चाहते हैं वो समझ रहे हैं कि ये टीएमसी वाला पार्टी अभी राज कर रहा है। जब टीएमसी में क्या होता है, जो टीएमसी के नेता नेत्री देखना चाहते हैं वो ज्यादातर के वही करते थे, तो मारो पीटो तो करीब लाएंगे। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि जिसके खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है उसको भाजपा कभी नहीं अपनाएगा। यानी कि बदलना है, बदलाव लाना है, बदला नहीं लेना है, ये बीजेपी का नारा भी है। और अनंत अमित जी, फिगर क्या है इस समय? क्योंकि आपके एक नेता सौमित्र खान ने एक फिगर दिया था
कि 50 से ज्यादा विधायक और 20 से ज्यादा सांसद। आपके सूत्र इस समय वो फिगर क्या वहीं पर है या कुछ और बढ़ गया है आपका फिगर, भले आप जिम्मेदार हो या ना हो? नहीं, देखिए लाल जी, अभी तो फिगर की तो कोई बात नहीं है, फिगर की तो हमें अभी आवश्यकता भी नहीं है और हम लोग इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती भी नहीं है। लेकिन वहां के जिस तरीके से विधायकों की जो स्थिति है, वहां के चुनाव में माननीय मोदी जी ने कहा, जैसा कि मिश्रा साहब कह रहे हैं, भय से भरोसा की बात करी, उसके बाद भय से भरोसा की बात के बाद जो चुनाव था वो ममता भर से जनता की चुनाव था और जनता चुनाव में जीती है और ममता दीदी चुनाव हारी है, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से ममता दीदी, आपने देखा होगा कि जब उस घटना के बाद, अभिषेक बनर्जी की घटना के बाद, जैसा कि सौरभ दा बता रहे थे, उसके बाद पहले अपोलो हॉस्पिटल जाती है, उसके बाद जिस हॉस्पिटल में जाती है वो वेलव्यू हॉस्पिटल होता है, वहां का भी एक वीडियो बहुत ही तेजी से बाहर हो रहा है कि ममता दीदी कह रही है कि तुम हमारे पैरों पे गिरे रहते थे। हाँ, वो ऑडियो वायरल हुआ है। हाँ, वायरल हो रहा है कि तुम हमारे पैरों पे गिरे रहते थे 24 घंटे और तुम दाखिला नहीं ले रहे हो। उनका ये था कि यहाँ दाखिला ले ले, आईसीयू में एडमिट करा दे और जनता में एक मैसेज जाए कि पब्लिक ने मारा है। लेकिन उनको तो कोई था ही नहीं, उनको तो चोट लगी नहीं थी, उनको तो अंडा की सफाई करनी थी। बिल्कुल, उस घटना में तो ये भी बात आई है कि दो हॉस्पिटल में गए थे, एक हॉस्पिटल ने पैन 40 लिख दिया कि पैन 40 खाइए, किसी ने बढ़िया से नहाने की सलाह दे दी कि बढ़िया से नहा लीजिए तो अंडे का स्मेल चला जाएगा। तो कुल मिला के ये जो धर्मतल्ला का जो ये इनका आंदोलन जो है 3 घंटे का जो समय वहां के लोकल प्रशासन ने 2 से 5 बजे का दिया है, ये धर्मतल्ला के में कोई हल्ला हंगामा नहीं होना है, धर्मतल्ला में हल्ला नहीं होना है, ममता दीदी का चैप्टर क्लोज होना है। ममता दीदी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बुआ और भतीजा के बीच में स्थापित करने की लड़ाई है। विनोद जी का एक कमेंट। विनोद जी, ये जो सड़क पर ममता दीदी उतरी हैं, ये पुरानी शॉट्स हैं? हाँ, ये तो पुराने शॉट्स हैं, ये शायद आरजी कर वाले के टाइम का या किसी टाइम का है। ये बताइए, अब जो सड़क पर उतरी, ये आज के हैं, ये जो सड़क पर उतरी हैं, होगी कुछ कोशिश, कामयाबी मिलेगी? क्योंकि संकट तो बड़ा है। ये ममता दीदी का संघर्ष है और वो अपने को दोबारा साबित करना चाहती है। ठीक, लेकिन अब सवाल ये है कि जनता में, अगर आप शुभेंदु सरकार का 1 महीना भी नहीं हुआ है तो आप सरकार के किसके विरोध में आप ये धरना कर रही है? ये सवाल तो आम लोग पूछेंगे। आम लोगों को ये पता नहीं कि ममता बनर्जी का ये धरना क्यों है। धरना ममता बनर्जी दे रही है तो अपना भतीजे के लिए दे रही है कि भाई हमारे भतीजे को बीजेपी वाले लोगों ने, या वहां के आक्रोश में जो भी हो वहां लोगों ने पीटा। अब सवाल है कि ममता बनर्जी अपना रेलिवेंस जो है इंडियन पॉलिटिक्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी जैसे राहुल गांधी को फोन करते हैं, राहुल गांधी कहती है कि उनके भतीजे को हम हैदराबाद शिफ्ट कराएंगे। ममता बनर्जी चाहती है, वो हेडलाइन की ये सारी कोशिश कर रही है। तो हेडलाइन में तो ये भी हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश में ममता बनर्जी को ये चीजें देखना पड़ेगा कि जब तक आपके अपनी पार्टी में आपका एक्सेप्टेंस नहीं है बॉस, अगर आपके विधायक आपके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े नहीं है तो ये माना जाएगा कि टीएमसी आज की तारीख में नहीं है। अगर टीएमसी में ममता बनर्जी खुद एक अपना पुरानी छवि जो उनकी है स्ट्रीट फाइटर को लेके, वो 2010-2011 की छवि को लेके अगर वो 2026 में आना चाहती है, तो लाल जी कौन भरोसा करेगा? बिल्कुल। और क्रेडिबिलिटी के मामले में आप ले लीजिए कि जब वो सारे पार्षद रिजाइन कर रहे हैं, विधायक रिजाइन कर रहे हैं, एमपी रिजाइन कर रहे हैं, तो पार्टी नेता की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। इंडिया गठबंधन की तो बाद में बात की। ममता बनर्जी के ऊपर जो भरोसे का संकट दीदी के ऊपर है, ये सच कह रहे हैं कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक है। कोलकाता यानी टीएमसी के अंदर, टीएमसी के विधायकों नेताओं के अंदर, और दिल्ली यानी कि जो जिन इंडी गठबंधन को उन्होंने ठुकराया था, सबसे पहले पलीता लगाया था, अब वो भी उनके ऊपर क्यों भरोसा करें? और वो भी देखेंगे कि आज की तारीख में दीदी कितनी बड़ी हस्ती हैं भी या नहीं है। शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए अनंत, अमित जी, सौरभ दत्ता जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी का एक और पहलू, जो इसी चर्चा का एक और पहलू है जिस पर हम अभी थोड़ी सी बात कर भी रहे थे कि जो इंडी अलायंस है उसको दिल्ली में एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें ममता बनर्जी के साथ क्या बाकी पार्टियां आएंगी, बाकी नेता आएंगे? खबर यह है कि फोन उनमें से बहुत लोग नहीं उठा रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का।
गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बताया भी कि अब हम इसी का एक दूसरा पहलू है। क्या दूसरा पहलू है कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक दीदी ममता दीदी कोशिश कर रही हैं। कोलकाता की कोशिश हमने आपको दिखा दी। अब दिल्ली में क्या ये कोशिश कामयाब होगी? जो इंडी गठबंधन को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश है, उसी के बारे में पहले पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली में विपक्ष की मजबूत आवाज एक बार फिर से बनाने की कोशिश हो रही है। तकरीबन 2 साल के बाद इंडी गठबंधन के नेता दिल्ली में मिलने वाले हैं। मकसद क्या है? मकसद है केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक मजबूत नेतृत्व लोगों के सामने लाने में कामयाब करने की एक बार फिर से कोशिश। तो कांग्रेस इस पहल में लीड लेते हुए दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब मौका है। विपक्ष का मानना है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत रणनीति पर विचार तो होनी चाहिए। अब खबर यह है कि कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई है, जो 6 या फिर 8 जून, अभी शायद तारीख कंफर्म नहीं है, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक आयोजित की जाएगी। और मीडिया की खबरों की अगर मानिए तो बैठक में पेपर लीक, लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार को घेरने के लिए इन मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेता और उनकी उपलब्धता के आधार पर अगले हफ्ते नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित होने जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के 2 प्रमुख घटक टीएमसी और डीएमके वो सत्ता से बाहर हो गए। खुद पार्टी के 2 बड़े नेता ममता बनर्जी और स्टालिन भी चुनाव हार गए। दोनों मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। तो जाहिर है कि विपक्ष उसकी एकजुटता को मजबूत करने और बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए इस संयुक्त बैठक को विपक्ष ने बुलाया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि डीएमके अलायंस को छोड़कर कांग्रेस अब तो उधर तमिलनाडु में टीवी के सरकार में शामिल हो चुकी है। तो ऐसी हालत में डीएमके कांग्रेस नेतृत्व के साथ विपक्षी एकता को मजबूत करेगी क्या? इसमें तो शक है। उधर उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 8 महीने का समय है, लेकिन कांग्रेस के बीच गठबंधन को अमली जामा पहनाने और सीट शेयरिंग को लेकर भी भीतर खाने मंथन का दौर काफी तेज हो गया है। और खबर है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर जमीनी सर्वे और सटीक जातीय समीकरणों के आधार पर एक-एक सीट का गुणा भाग खुद कर रहे हैं। पंजाब में ना सही, लेकिन गठबंधन उत्तर में मजबूत लड़ाई की तैयारी कर रहा है। आज कुशीनगर में विपक्ष की सरकारों को घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को 10 साल पहले पहचान के संकट, जंगल पार्टी के आतंक और विभिन्न माफियाओं के राज का मुश्किल सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मच्छर और माफिया दोनों का इलाज कर उन्हें जड़ से खत्म किया गया है। बीमारी भी दूर और क्राइम भी दूर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वो सुनवाते हैं। उनका कहना है उन्होंने माफिया राज और मच्छरों को यूपी से खत्म कर दिया। उनका कहना है कि मच्छर बीमारियां लाते हैं और माफिया बेरोजगारी लाते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों का इलाज कर दिया है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी
वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब आपको बात सुनवाते हैं सपा की। सपा के नेता अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि 2027 में तो पीडीए की ही सरकार बनेगी, यानी सपा की सरकार बनेगी। 27 में जो चुनाव होगा तो यही नौजवान जिनके ऊपर ये अत्याचार हुआ है सड़कों पर निकल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएंगे और उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाएंगे। लेकिन बात जब दावे की ही हो तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया कि 2027 में फिर से कमल ही खिलेगा। श्री अखिलेश यादव जी केवल इंतजार करें 2027 का और अपनी बयानबाजी करते रहें, उनको करने का अधिकार है, लेकिन 2027 में कमल खिलेगा, फिर से भाजपा सरकार बनेगी। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की, लेकिन इंडी गठबंधन को जो एकजुट करने की कोशिश है उसमें कांग्रेस ने शर्त रख दी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ममता बनर्जी को अब राहुल गांधी को ही अपना नेता मानना पड़ेगा। अब जब मीटिंग एमएलए की बुलाते हैं तो 60 में से 20 ही आते हैं, कहाँ लड़ पाएंगे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड करें, राहुल गांधी जी को अपना नेता माने और तभी ये लड़ाई हो सकती है। अब वो लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए और यही एक चारा है उनके सामने। अकेले प्रदर्शन करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये तानाशाह लोग हैं। तो ऐसे शर्त और ऐसे बयान जब होंगे तो भाजपा को मौका मिलेगा। भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया कि विपक्ष में दरअसल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। टीएमसी क्यों, जितनी भी विपक्षी दल हैं सब इस समय अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रहे हैं और उनका एकमात्र जो काम है वो रचनात्मक राजनीति करने के बजाय केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर या भाजपा पर केवल आरोप लगाना उनका काम रह गया है। और भारत जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति पर बढ़ रहा है, ये इन पार्टियों को बर्दाश्त नहीं है। ये तो चल रहा है कि इंडी गठबंधन के अंदर फिर भी एक कोशिश तो है और इस कोशिश में इस समय सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि अगर अंदर से देखा जाए तो सबसे अच्छा मौका कांग्रेस के लिए है। कुमार आलोक हमारे संवाददाता जो कांग्रेस की खबरों पर नजर रखते हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं कुमार आलोक के पास चलता हूं। आलोक बताइए कि ये कांग्रेस के लिए तो मुझे लगता है भाई सबसे मुफीद, उधर स्टालिन जी हार गए, ममता जी हार गई, इधर अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी हार गए, विपक्ष के जितने भी दावेदार थे जो भी 2 साल पहले तक इंडी गठबंधन में पलीता लगाने का काम करते थे वो सब धीरे 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 फिनिश हुए, कमजोर हुए। ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब ये बैठक बुला लेनी चाहिए, एकदम राइट टाइम है, सही समय है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखिए कि इंडी गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज किया था और नीतीश कुमार चाहते थे कि वो संयोजक का पद उन्हें दिया जाए, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रही थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जो उस समय गठबंधन में शामिल थे। और इन्होंने बाकी उसी को देखते हुए नीतीश कुमार फिर गठबंधन से अलग हो गए और ममता बनर्जी भी कभी भी इंडी गठबंधन को कहती थी कि लोकसभा तक हमारी ये गठबंधन है, विधानसभा के लिए कोई विकल्प नहीं खुला है, तृणमूल कांग्रेस अपनी ओर से खोल रही है। लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा और उनकी हार हुई। उसके पहले इलेक्शन के पहले ऐसी संभावना बनी थी कि
कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी अड़ी रही कि नहीं वो अकेले लड़ेगी। और जैसे उनकी हार होती है, जैसे रिजल्ट अभी आने शुरू ही हुए थे कि उनका स्टेटमेंट आया ममता बनर्जी का कि हमें इंडी गठबंधन को मजबूत करना है और हम सब साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा माकपा के जो वहां के राज्य के अध्यक्ष है मोहम्मद सलीम का तुरंत बयान आएगा कि हम ममता बनर्जी की पार्टी से भविष्य में कोई संबंध नहीं रखेंगे, जिसने 15 साल तक इतना मिसरूल किया स्टेट में। उधर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी फटकार लगाई कि ममता बनर्जी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे लोकल राज्य स्तर पे हो। ये पेंच तो है। अब किस स्थिति में इंडी गठबंधन की बैठक हो गई, क्या ममता बनर्जी वहां पर वो क्या कहती है डीएमके के बारे में, जैसे कि आपने कहा कि अभी रिजल्ट आया भी नहीं था और डीएमके गठबंधन जैसे चुनाव हारी, तुरंत पैतरा बदल लिया कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियों ने, और वो विजय की पार्टी को उन्होंने समर्थन दे दिया। इससे खासा नाराज है। विनोद जी, जिस अंतर्विरोध का आलोक जिक्र कर रहे हैं, तो बंगाल में ही दो अंतर्विरोध है। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी है, सीपीएम है, डीएमके का भी आलोक ने जिक्र किया। इतने अंतर्विरोधों के बीच एक बार फिर से प्रयास, क्या ये प्रयास परिणाम देगा? और दूसरी बात ये बात सच है कि कांग्रेस के लिए मौका है, अच्छा मौका है, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी नेता साइडलाइन हो गए, कमजोर हो गए। लेकिन क्या ये इतना आसान है विनोद जी? लाल जी, मैं तो इस बात को कहूंगा आलोक जी और आपसे अलग कि इस बैठक का वैसे स्वागत होनी चाहिए। मतलब मजबूत विपक्ष के लिए नहीं, मजबूत विपक्ष के लिए नहीं, फिर कि 2 साल 2024 के बाद तो ऐसे गठबंधन की कभी कोई न मीटिंग बनी, कहा गया किसी के डायरेक्ट बनेगा, कभी कहा गया कि फिर से सांसें ले रही है, इसके ऑफिसेज बनेंगे, कभी कहा गया कुछ, और दिल्ली के इलेक्शन आते आते ये सारे डायलॉग आते गए कि ये गठबंधन सिर्फ 2024 के लिए था जी। तो अब ये अचानक 2026 में ये गठबंधन जिंदा कैसे हो गया, ये बात समझने की जरूरत है। तो क्या कांग्रेस पार्टी जल्दी में है क्या कि वो राहुल गांधी का पूरे देश में विपक्ष के लीडर को एकमात्र लीडर बनाने के लिए ये अपना एक व्यूह रचना की है कि आप सारे पार्टी आइए और इंडिया गठबंधन की रणनीति बनाइए? तो ये सीधे सीधे ये है। और देखिए, ये इनविटेशन जहां तक मुझे पता है राहुल गांधी के पार्टी खान में खास करके केसी वेणुगोपाल की तरफ से गई। ये इंडिया गठबंधन के कोई बड़े नेता शरद पवार के तरफ से नहीं है, या ये गठबंधन के बड़े नेता स्टालिन के तरफ से नहीं है, या ये गठबंधन के बड़े नेता कोई अखिलेश यादव की तरफ से नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से है। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस को सबसे अच्छा अवसर लग रहा है। अब कांग्रेस में दिक्कत ये है कि ममता बनर्जी या टीएमसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानती रही। हम आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के कई धरने प्रदर्शन महीनों तक चलते रहे, टीएमसी कभी नहीं उसके साथ। ये बात सही है। तो उसी तरह से आप आम आदमी पार्टी का देखिए, 2027 में इलेक्शन पंजाब में कांग्रेस का भी होना है। तो क्या इंडिया गठबंधन के में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ बैठ के क्या रणनीति बनाएंगे? पंजाब के लिए बनाएंगे? तो अब सवाल यह डीएमके को आखिर इस कांग्रेस पार्टी के अलायंस से क्या मिलने वाला है? जब आप उसको एक बनी बनाई अलायंस जो आपका था उसको छोड़ के आप सीधे टीवी के पे चले गए, तो डीएमके आप पे भरोसा क्यों करे और उसको जरूरत क्या है? बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये मैं समझ रहा हूँ कि ये एक खुशफहमी पाल ली है यहाँ कांग्रेस पार्टी ने कि हम राहुल गांधी का इमेज जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में नहीं, पूरे कंबाइंड विपक्ष के रूप में उनका आवाज, उसका मैसेज जाए तो और उसका असर दिखे। तो ये एक कोशिश भर है जितना मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए। और कुमार आलोक, ये बात सच है कि अंतर्विरोध तो बड़ा जबरदस्त है, और ऐसा ही अंतर्विरोध कर्नाटक में लगातार जारी है। पहले सीएम पर हुआ, अब मंत्रियों के नाम को लेकर, जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर, संख्या को लेकर, इस पर बड़ा अंतर्विरोध है। एक ब्रेक के बाद इस पर करेंगे बात। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले ही बताया, आप बात करेंगे कर्नाटक के अंतर्विरोध की, जहां सीएम के बाद अब मंत्रियों पर भी पेंच फंसा हुआ है। कर्नाटक में कल
यानी 3 जून को डीके शिव कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन अब कर्नाटक के मंत्रियों को लेकर दोनों गुटों में पेच फंस गया है। सिद्धारमैया गुट और शिव कुमार गुट, उनमें मंत्रियों और मंत्रालयों को लेकर मतभेद है। इस बीच कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी 5 मुस्लिम मंत्रियों की मांग रख दी। साथ ही इतना ही नहीं, यह भी कहा कि कर्नाटक में तो एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, उसका भी दावा कर दिया। अल्पसंख्यक मोर्चे ने कहा कि मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए वोट किया था भारी संख्या में, अब कांग्रेस को भी मुस्लिम समाज को पूरी हिस्सेदारी देनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर दरअसल सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अलग अलग जातियों ने भी मंत्री पद के लिए दबाव बनाया है। इसमें सिद्धारमैया गुट का जो दबाव है वो दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग से अधिक मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। अपने बेटे को भी उप मुख्यमंत्री तक बनाने की मांग है उनकी। अच्छा, दूसरी तरफ वोकालिंगा और लिंगायत जैसी प्रभुत्वशाली जातियां हैं, उनका भी दबाव है कि उनके कोटे से भी मंत्री होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हालांकि डीके शिव कुमार वोकालिंगा समाज से हैं। उधर इस बीच एक खबर और भी आ रही है कि बेंगलुरु में डीके शिव कुमार ने ट्रैफिक वाले सड़क पर अडानी ग्रुप को टेंडर दिया था। तो अब उस पर सभी की नजर है। क्यों? क्योंकि यहां भी एक अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध यह है कि डीके शिव कुमार तो अडानी ग्रुप को काम देने के पक्ष में है, लेकिन राहुल गांधी वो तो हमेशा अडानी ग्रुप पर हमला करते रहते हैं। तो अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के नैरेटिव पर डीके शिव कुमार इस मामले पर चलेंगे क्या? क्योंकि ऐसा एक मामला तेलंगाना में भी हुआ था। वहां पर रेवंत रेड्डी ने अडानी ग्रुप को दिया था ठेका, लेकिन फिर वो टेंडर वापस हो गया था। तो क्या ये बेंगलुरु वाला टेंडर भी वापस होगा? देखना होगा। कर्नाटक में विपक्ष के नेता, बीजेपी के नेता चलवादी नारायणसामी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो अब मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है। उनके नेताओं ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी मुस्लिमों के वोटों से जीती है। अभी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं है, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। उसके वास्ते उनका क्या डिमांड है, सो उसको कांग्रेस पार्टी तो देना चाहिए। और मैं समझता हूं ये सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। ऐसा जब अंतर्विरोध हो तो विपक्ष का तो मौका होता ही है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि कांग्रेस ने राज्य के ओबीसी समुदाय को धोखा दिया सिद्धारमैया जी को हटाकर। Instead, the meetings are taking place. Who will get which cabinet berth? Who will get Malai Dar portfolio? They are saying that this one should get. Somebody saying I should get. So the entire administration has come to a standstill, and people of Karnataka are suffering. And therefore, this is the character of the Congress. But one thing is very clear, that Congress has done dhoka with OBC. They have removed Siddaramaiah ji. Now, I don't remember Sukhu ji or Satishan ji or Revant Reddy ji. They are not from OBC. And many groups, SC groups, others are protesting that why you have not made us as the CM. शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि देखिए अब जो इनका मंत्रिमंडल का स्वरूप आ रहा है उसमें तो लगता है कि पिछड़े और दलितों की पूरी उपेक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कृष्णमूर्ति जो सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि आकांक्षा है कि मंत्रिमंडल पुराना ही रहे जिस तरह का पहले था सिद्धारमैया जी के जमाने में। Most of the previous ministers in the cabinet, they want them to be once again continued in the new ministry also. आकांक्षा तो है क्योंकि वो उसके लिए कंफर्टेबल हैं, लेकिन क्या रहेगा स्वरूप? ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगी। ज्योति, बताइए क्या चर्चा है मंत्रिमंडल को लेकर? क्योंकि ये भी आकांक्षा है कि भाई बहुत बढ़िया मंत्रिमंडल था सिद्धारमैया जी का, उन्हीं को कंटिन्यू कर लीजिए। लेकिन चर्चा क्या है? क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ दिल्ली में हैं, बेंगलुरु में क्या चर्चा है? लाल जी, जैसे आपने भी देखा है राजनीतिक कैसे डेवलपमेंट हो रहा था। एक बार सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे वो बहुत चर्चा हुई। उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद कौन बनेंगे सीएलपी लीडर, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। तो फाइनली सीएलपी लीडर डीके शिव कुमार को चुनाया गया। तो अभी वो सीएम के तौर पर कल पद ग्रहण करने वाले हैं। इसके साथ साथ अभी ये एक बहुत चर्चा होने वाली बात है, वो डीके शिव कुमार की जो नए सरकार में कैबिनेट में कौन कौन होंगे मिनिस्टर्स, क्योंकि जो लिस्ट है एक तरफ सिद्धरामैया जी एक लिस्ट लेकर दिल्ली जा रहे हैं,
दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जी एक लिस्ट लाकर दिल्ली जा रहे हैं और उसी तरह वक्कलिगा कम्युनिटी में भी एक डिमांड है और लिंगायत कम्युनिटी से डिमांड है। जैसे हमने अभी आज न्यूज में दिखाया, मुस्लिम लीग से भी 5-5 लोगों को सचिव स्थान देना है, ऐसे वो डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे जो मुस्लिम प्रोमिनेंट लीडर्स है डीके शिव कुमार की इस सरकार में, हैरिस है, तनवीर सेठ है और रिजवान अरशद है, सलीम अहमद है, जमीर अहमद। अभी जमीर अहमद का थोड़ा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि कल ही उनका जो ऑडियो लीक हुआ था तो वो पक्ष के खिलाफ कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज करने का आरोप उनमें है। तो यहाँ पे जो अभी हाईकमांड को और एक सरदर्द है, सिद्धरामैया की लिस्ट ले या डीके शिव कुमार की लिस्ट ले, दोनों को भी लिस्ट लेकर उन्हें बैलेंस करना है क्योंकि ये कोई इस बैलेंस के बाद ज्योति एक जगह पर और पेच फंसेगा क्या? मंत्रियों का लिस्ट जब फाइनल हो जाएगा तो अडानी वाला जो टेंडर है उस पर भी पेच फंसेगा क्या? क्योंकि उसमें डीके शिव कुमार एक बात कहेंगे, दूसरी तरफ सिद्धारमैया गुट जो है वो राहुल गांधी वाला पक्ष पकड़ लेंगे कि भाई इनका कैंसिल कीजिए तेलंगाना की तरह। यस, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। जो टेंडर प्रोजेक्ट को लेकर डीके शिव कुमार बहुत आकांक्षित है, वो ही फ्रंट लाइन में थे इसी प्रोजेक्ट को लेकर। अभी लोवेस्ट बिड कर दिया है कि अदानी की कंपनी। तो जैसे हम सब लोगों को पता है, दिन भर राहुल गांधी बात करते हैं, अदानी के खिलाफ ही बात करते हैं, अंबानी के खिलाफ बात करते हैं। अभी ये सीएम होने के बाद डीके शिव कुमार के आगे ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, कहाँ के वो इस बिड को अप्रूवल देना है या नहीं देना है। अगर अप्रूवल दिए तो एंटी राहुल गांधी हो सकते हैं, अगर अप्रूवल नहीं दिए तो आप लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आप टाल दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है डीके शिव कुमार को इस प्रोजेक्ट, ये मुश्किल है जो आगे दिनों में इस पर ज्यादा चर्चा होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेते रहेंगे आपसे अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति बेंगलुरु से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।